दण्डोदमयतामस्मि नीतिरस्मि जिगीषताम् मौनं चैवास्मि गुह्यानां ज्ञानं ज्ञानवतामहम्। नमस्कार, एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने मंगलवार के बाद बुधवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज के कार्यक्रम में आपसे मिलाने वाला हूँ वाराणसी के एक जातक की कुंडली जो 1989 के हैं। इनका नाम है अमित और इनका जन्म 1989 में भाद्रपद माह में हुआ है। भाद्रपद माह में हुआ है तो व्यक्ति देखने में अच्छा होता है और सबसे अच्छी बात है कि स्वास्थ्य से बिल्कुल ठीक होता है। स्वास्थ्य से कोई विशेष परेशानी नहीं होती है सामान्यतया। दक्षिणायन में जन्मे होने से आत्मबल बहुत कमज़ोर हो जाता है और कई बार जितने भी शुभ ग्रह हैं उनका प्रभाव थोड़ा कमज़ोर हो जाता है। साथ साथ चलें अगर तो बुध जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, शुक्र बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, चंद्रमा बहुत अच्छी स्थिति में और गुरु थोड़े कमज़ोर स्थिति में बैठे हैं। यानी कि यहाँ पे दक्षिणायन में जन्मे होने से सूर्य का प्रभाव, मंगल का प्रभाव, शनि का प्रभाव, राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव बढ़ जाएगा। इन लोगों का प्रभाव बढ़ जाएगा और बाकी बुध, शुक्र, गुरु और चंद्रमा इनकी कुंडली में थोड़े थोड़े कमजोर हो जाएंगे। हालांकि दक्षिणायन में होने से चंद्रमा के पास एक अतिरिक्त बल बढ़ता है, यानी कि चंद्रमा को भी हम इसमें पॉजिटिवली ले सकते हैं। शरद ऋतु में जन्मे हैं, इस वजह से आलस्य रहेगा, पर दूसरों के काम के लिए नहीं, खुद के काम के लिए। जब ये खुद का काम करने चलेंगे तो कई बार आलस्य दिखेगा और दूसरों के दुख को देख करके व्यक्ति जो है वो अपना दुख भूल जाता है और कई बार अपनी समस्या को ताक पर रख देता है। बेवजह की भी अगर कभी किसी की सेवा करनी हो तो तुरंत आगे हो जाता है। जहां पे बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं है वहां पे भी कई बार वो कूद बैठता है। रविवार के जन्मे होने से व्यक्ति के पास का श्लोक है, पित्तादिको अति चतुर तेजस्वी समर प्रिय, मतलब पीत वर्ण है, जीवन में विषम परिस्थिति को किसी भी तरीके से गले लगा लेता है और लड़ता रहता है। उससे कभी भी हार नहीं मानने की एक बात होती है जो उसको सबसे भिन्न और अलग बनाती है। कृष्ण पक्ष के तृतीय तिथि के चंद्रमा इनकी कुंडली में शुभग्रह होंगे। इसका मतलब है कि चंद्रमा यहाँ पे बहुत अच्छे परिणाम करेंगे और ये इस भाव के भी शुभ परिणाम ही देखने को मिलेंगे। मतलब इनकी कुंडली का भाग्य भाव के अधिपति जो जन्म कुंडली में चंद्रमा बनते हैं वो अगर यहाँ बैठे हैं तो इसका एक सीधा सा कनेक्शन जो होगा वो व्यक्ति का भाग्य का और पंचम का बन जाएगा। मतलब कि जन्म कुंडली में भाग्य भाव के अधिपति का संबंध सीधा अगर पंचम भाव से बनेगा तो व्यक्ति के पास भाग्य का बल होता है, पितरों का बल होता है, उसके भाग्य का लाभ उसको मिलता रहता है। ये व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझे मेरे भाग्य का लाभ नहीं मिला। रेवती नक्षत्र में जन्मे होने से कई बार आपको देर से ही सही पर आपको आपका लक्ष्य मिल जाता है और कई बार व्यक्ति जो होता है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं होता पर वस्तुतः वो प्रसिद्धि के करीब करीब पहुंच करके अपना काम लगभग करता रहता है। आप के हाथ में कई बार जो चीज़ रहेगी वो हो सकता है कि रेवती नक्षत्र के व्यक्ति के द्वारा गठित हो या गढ़ी गई हो, ऐसा संभव है। आपके हाथ में जो जैसे ये कलम, ये पेन जो है वो हो सकता है कि मेरे पास किसी ऐसे व्यक्ति के द्वारा आई हो जो कहीं ना कहीं इसमें रेवती नक्षत्र के लोगों का इसमें योगदान हो। उदाहरण स्वरूप तो वाणिज्यकरण के जन्मे होने के कारण व्यक्ति व्यवसायिक नेचर का होता है और अपने लाभ और अपने हानि को लेकर के बिल्कुल ही सजग होता है। वैसे भी इनकी कुंडली में जो दशम स्थान है और जो चतुर्थ स्थान है, इन्होंने सवाल बहुत सारे भेजे थे तो मैंने एक बात कही कि उत्तर प्रदेश वाले तो खैर सवाल भेजते ही हैं, लेकिन एक बात जो है कि यहाँ पे ये जो केंद्र में जितनी भी राशियाँ बन रही हैं ये सारी राशियाँ स्थिर राशियाँ बन रही हैं। तो स्थिर तत्व की जब राशियाँ केंद्र में बन जाए तो व्यक्ति को कहीं भटकना नहीं चाहिए, अपने आसपास ही रोजगार ढूंढ लेना चाहिए। अगर बन पड़े तो कहीं जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप ब्राह्मण वर्ण और देवगण के हैं और मैं समझता हूँ कि ये एक अच्छी बात है कि व्यक्ति के पास शुद्धता है, सात्विकता है और परम शांति को प्राप्त करने की स्थिति भी है। मतलब मोक्ष की गति भी मिलती है, व्यक्ति शुद्ध और सात्विक होता है। इस बात को और भी गहराई से समझने के लिए लग्न के अधिपति का, अब ध्यान से समझिएगा, लग्न के अधिपति का लाभ में जाना। यहाँ पे वही मंगल जो है वो जन्म कुंडली में लग्न में बैठ रहे हैं। यहाँ वो लाभ दे रहे थे, यहाँ वो जन्म कुंडली में गुरु चंद्रमा मंगल के साथ बैठ करके व्यक्ति के दाम्पत्य के बाद भाग्य का लाभ बढ़ रहा है।
और दाम्पत्य के सूत्र में बंधने के बाद कई बार चीजें बढ़ रही हैं। वही मंगल यहाँ पे भाग्य में अवरोध की स्थिति पैदा कर रहे हैं और कई बार व्यक्ति को रिकग्निशन जो मिलती है, हालांकि वो कई बार आपकी कुंडली में कुछ दे भी रहे हैं, लेकिन मशक्कत के बाद थोड़ी बहुत, क्योंकि राहु की दृष्टि पड़ जा रही है और सूर्य यहाँ पे व्यक्ति को एक लंबी उम्र तक ऐसा कई बार करा देता है जहां व्यक्ति बेवजह की चिंताओं से मुक्त नहीं हो पाता और हमेशा वो अपनी ऊर्जा को गलत जगह पे इस्तेमाल करते देखा जाता है। वस्तुतः व्यक्ति का प्रभाव हमेशा ही सरकार, हमेशा ही लोग, हमेशा ही सेंटर से जुड़ा होता है, जहां वो कई बार राजनीति में, जहां वो कई बार सरकारी क्षेत्रों से, जहां वो कई बार अपने से पदस्थ अधिकारियों से संपर्क साधना चाहता है और कई बार उसमें वो थोड़े बहुत असफलता का मार्ग देख लेता है या थोड़ी बहुत कमजोरी के कारण असफल हो जाता है। मेरे ये कहने का मतलब है, आप जब गौर से देखेंगे तो यहाँ भी 11-8-2-5 केंद्र में, यहाँ भी 11-8-2-5 केंद्र में और यहाँ भी 11-8-2-5 केंद्र में, ये सारी स्थितियां इनको ये बता रही हैं कि बाबू रे कहीं नहीं जाना है, कहीं नहीं जाना है, आपके आसपास में ही आपके लायक नौकरी उपस्थित है। आपको या तो ढूंढ लेना चाहिए या तो खुद क्रिएट कर लेना चाहिए। और मैं जहां तक समझता हूं कि इनकी कुंडली में जो स्थिति बन रही है, तो दशम भाव के अधिपति जो सूर्य हैं उसके ऊपर शनि की दृष्टि पड़ रही है, शनि की दृष्टि बुध पे पड़ रही है, शनि की दृष्टि मंगल पे पड़ रही है। इसका मतलब है कि आपकी कुंडली में लग्नेश, दशमेश और जन्म कुंडली के अष्टम या जन्म कुंडली के लाभ भाव के अधिपति के ऊपर अगर शनि की दृष्टि पड़ रही है तो व्यक्ति को सरकारी क्षेत्रों का प्रयास पहले कर लेना चाहिए। हालांकि अगर ऐसी स्थिति नहीं बन रही है तो भी मैं समझता हूं कि व्यक्ति कहीं ना कहीं से अपने रोजगार को लेकर के बहुत ही ज़्यादा सजग रहने वाला होता है। अब मैं यहाँ पे आप लोगों को इनके सवाल से मिलाता हूँ। जैसे इन्होंने सवाल पूछे हैं, राजनीतिक रूप से करियर कैसा मजबूत है या नहीं, या फिर करियर को भाग्य का बल कब मिलेगा। चंद्रमा की दशा, सूर्य की दशा, गुरु की दशा और मंगल की दशा इस कुंडली में कभी भी आएगी, अच्छी जाएगी। और इन दशाओं में, चाहे वो अंतर में हो, प्रत्यंतर में हो, सूक्ष्मांतर में हो, व्यक्ति अपने उत्थान के लिए कोई भी प्रयास कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि गुरु जो है वो आपकी कुंडली में धन भाव के अधिपति होकर के धन भाव को देख रहे हैं और वो सूर्य से और वो बुध से और वो मंगल से, गुरु से मंगल का केंद्र में होना ये सबसे ज़्यादा अच्छी बात होगी। गुरु से बुध का केंद्र में होना ये व्यक्ति को राजनीतिक दृष्टिकोण से बहुत सफल बना देती है। गुरु से सूर्य का केंद्र में होना ये व्यक्ति को तात्विक दृष्टि से बहुत मजबूती से, प्रखरता से समाज के लिए प्रतिष्ठित और प्रतिष्ठापन्न बना देती है। इस कुंडली को अगर दारोमदार दिया जाए, विश्वसनीयता के मामले पे अगर इसकी परख की जाए तो बहुत ज़्यादा श्रेष्ठ साबित होगी, क्योंकि गुरु, मंगल और चंद्रमा जैसे तीन बहुत अच्छे, नेचुरली बहुत अच्छे ग्रह, मोरालिटी के बेस पे बहुत ही ज़्यादा खनक पैदा करने वाले ग्रह हैं, जो व्यक्ति को कभी भी कमज़ोर और शिथिल नहीं पड़ने देते। ये कुंडली वस्तुतः पेपर वर्क पे काम करने वाली है। पेपर वर्क इनका बहुत अच्छा होता है, इनका फंडामेंटल जो एनालिसिस होता है वो बहुत अच्छा होता है। ये कुंडली दरअसल लोगों पे कैसे शासन करना है ये बहुत अच्छी होती है। इस मामले में व्यक्ति कैसे लोगों को कनेक्ट कर सकता है ये बहुत अच्छी होती है। कम्युनिकेटिव होती है, क्योंकि द्वितीय भाव के अधिपति, तृतीय भाव के अधिपति और चतुर्थ भाव के अधिपति शनि देखिए द्वितीय भाव में बैठे हैं। गंभीरता से अपने काम को इस तरीके से तराश करके कर देता है कि वो अंततः जातक को सुख देने वाली होती है। इस कुंडली में चंद्रमा की दशा में और शनि की दशा में व्यक्ति को भाग्य का लाभ मिलता है, सांसारिक सुख की वृद्धि होती है। अभी इनकी कुंडली में सूर्य की दशा चल रही है, जो वस्तुतः अभी कम से कम 2028 तक जातक को राजनीति के लिए बहुत बड़े मौके दे सकती है और बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल सकता है। आपको निस्संदेह आगे बढ़ना चाहिए अगर राजनीति में आपके जो है वो परिचय या राजनीति में अगर आप कुछ करना चाहते हैं तो। वस्तुतः दशम भाव के अधिपति सूर्य और नवम भाव के अधिपति चंद्रमा एक दूसरे को देख रहे हैं। आपको पता भी नहीं है कि ये कितनी अच्छी बात है। एक योग होता है, बताता हूं। अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हों, ध्यान से देखिए मेरी तरफ, अगर जन्म कुंडली के किसी भी लग्न की कुंडली के लिए अगर जन्म कुंडली के पंचम भाव में चंद्रमा बैठे हों और उस पर एकादशवें भाव से सूर्य की दृष्टि पड़ जाती है तो व्यक्ति रिकग्निशन बहुत आसानी से और थोड़ी बहुत मशक्कत के साथ वो पा लेता है। अगर आपकी कुंडली के एकादशवें भाव में सूर्य बैठे हों
तो व्यक्ति को पिता से सर्वस्व लाभ होता है। अगर एकादशवें भाव में सूर्य बैठे हों और खास करके अगर वहाँ बुध और मंगल बैठे हों तो व्यक्ति राजनीतिक मामले में बहुत ही ज़्यादा सूक्ष्म अन्वेषण करने वाला और बहुत ही उसकी गहरी पैठ होती है। उसका एक एक वोट उसके काम आ जाता है। ये तीनों ही चीज़ें आपकी कुंडली में व्यवस्थित हैं और बहुत ही सुदृढ़ता से उपस्थित हैं। मेरे कहने का ये मतलब है कि निश्चित रूप से ऐसी कुंडलियों को जहाँ पे लग्न में सूर्य और चंद्रमा केंद्र में बैठे हों और दशम स्थान में सूर्य और चंद्रमा बैठे हों तो आपको राजनीतिक रूप से अपने आप को आगे करना चाहिए और ऐसी स्थिति में व्यक्ति को किसी ऐसे संस्थान से जोड़ करके आगे बढ़ाने की आवश्यकता है जो नेशनलिटी को प्रमोट करती हो, जो राजनीति में नेशनलिज्म को प्रमोट करती हो। कुछ ऐसे लोगों से अपने संपर्क को बढ़ाने की आवश्यकता होती है जो नेशनलिज्म से जुड़ करके देश के लिए काम करते हो। तो ये निस्संदेह आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छी बात होगी, क्योंकि भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में पंचम भाव में बैठना ये अद्भुत है और ये व्यक्ति के पास एक अद्भुत ऐसी शक्ति है जो वस्तुतः कई कुंडलियों में नहीं देखने को मिलती है। और वो क्या है कि हमारे कर्म के साथ हमारे भाग्य का जुड़ना कितना हो रहा है। आपके कर्म के साथ आपके भाग्य का जुड़ना, कर्म के अधिपति सूर्य ने भाग्य के अधिपति के साथ एक दूसरे को देखा है, ये सबसे अच्छी बात होगी। खास करके चंद्रमा से जब मंगल का सप्तम का संबंध हो जाता है तो व्यक्ति अपनी छवि को लेकर के बहुत ही ज्यादा सजग और बहुत ही ज्यादा गंभीर होता है। एक वक्त पे आने के बाद जब शनि में सूर्य, शनि में राहु, राहु में शनि, राहु में केतु, ऐसा जब प्रभाव चलता है तब व्यक्ति के जीवन में समस्याएं आती हैं और उससे वो मुखर होकर के और भी ज्यादा प्रतिष्ठित हो जाता है। उस समय का एक एक काल जो होगा शनि राहु केतु की दशा, वो व्यक्ति को झांसे में लेने का प्रयास करेगी। कई तरीके के आर्थिक और सामाजिक दबावों का काम बढ़ेगा और उस समय व्यक्ति को उलझाने का प्रयास करती हैं, पर वस्तुतः जब उससे व्यक्ति निकल जाता है तो और भी ज्यादा बेहतर हो जाता है। मैं इस कुंडली को अगर सामान्यतया एक तराजू पे तोल के देखूं तो इस कुंडली में दाम्पत्य का सुख थोड़ा कमजोर होगा, क्योंकि जितने ही ऊर्जा से आप भरे होंगे उतने ही ऊर्जा से सामने वाला भी भरा होगा। जो मैं दाम्पत्य की बात कर रहा हूं, यहाँ पे जितनी क्रेडिबिलिटी आपकी होगी, जितनी विश्वसनीयता आप अपने अंदर रखते हैं, उतनी ही विश्वसनीयता सामने वाला भी रखता है। मतलब कई बार आपसे ज्यादा आपके सामने खड़ा व्यक्ति आपसे ज्यादा सामाजिक क्षेत्रों में रुचि रखने वाला होता है। जैसे कई बार होता है कि हम जहाँ कहीं कमजोर पड़ते हैं तो हमारे जो पारछाई के रूप में हमारी पत्नी होती है वो हमें सपोर्ट करती है और उसके सपोर्ट की आवश्यकता हर समय ही होती है। तो निस्संदेह ये कुंडली उस मामले में भी आगे है। इस कुंडली के लिए कभी भी तुला लग्न की जातिकाएं और मीन लग्न की जातिकाएं और कर्क लग्न की जातिकाएं हमेशा ही श्रेष्ठ साबित होंगी। पूर्व दिशा से अगर कोई संबंध बनाया जाए विवाह के लिए तो बहुत अच्छा होगा। दाम्पत्य में पत्नी जो है वो रिलेटिव या नजदीक के ही रिश्तेदार से कहीं मिल जाती हैं, या कई बार व्यक्ति का विवाह विलंब से होता है पर वस्तुतः बहुत ज्यादा दूर नहीं होता। एक चीज और मैं कहूंगा कि कई बार विवाह में छोटी मोटी मशक्कत बनेगी और दिक्कत होगी। कई बार एक दो बार विवाह टूटने के संबंध भी देख रहे हैं, जैसे कटने पीटने के संबंध भी देखे जा रहे हैं, पर वस्तुतः वो बहुत ही सुखदायी है, दुखदायी नहीं है। और गुरु और मंगल और चंद्रमा नवमांश कुंडली में यहाँ केंद्र में बैठे हैं, पंचम भाव पे गुरु की दृष्टि है, राहु तुला के बैठे हैं, खराब नहीं होंगे। ये संबंध दाम्पत्य का अच्छा होगा। सप्तम भाव के अधिपति सूर्य 12वें हैं पर शुक्र जैसे ग्रह के साथ हैं जो वस्तुतः परिवर्तन कर रहे हैं। कई बार सामने वाला अपनी पत्नी को प्रेम करता है या वो भी सामने जो पत्नी है वो भी प्रेम करती हैं, पर कई बार उसको सामने से एडमिट नहीं करती हैं। ये एक सामान्य सी बात होगी, इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान लगाने की बात नहीं है। पत्नी को लेकर के सवाल बहुत सारे इन्होंने पूछे हैं, पर मैं इतनी बात कह दूं कि हाँ, आपका दाम्पत्य अच्छा है और गुरु केंद्र में बैठे हैं, उनके पास एक कम्युनिकेटिव जो साउंड होता है वो बहुत अच्छा है। आपके दाम्पत्य के क्षेत्र में किसी भी प्रकार की कमजोरी मैं नहीं देख रहा। चौथे भाव में बुध कई बार नलिफाई कर जाते हैं, इस वजह से विवाह को मिला करके करना चाहिए और जल्दबाजी में ही अब विवाह कर भी लेना चाहिए, क्योंकि वक्त अब हो चुका है। और उसमें भी मैं जो वक्त देख रहा हूं उसमें 2025 के 12वें महीने से पहले अगर हो जाए तो ज़्यादा अच्छी बात होगी, या उसी के आसपास अगर हो जाए तो भी अच्छी बात होगी। एक चीज़ और देखता हूँ, आपकी कुंडली में द्वितीय भाव में शनि का बैठना और 12वें भाव में शुक्र का बैठना, ये एक अलग दृष्टिकोण इस कुंडली को दे रहे हैं। वो कैसे? वृश्चिक लग्न की कुंडली के लिए चतुर्थ और तृतीय के अधिपति होते हैं शनि। उनकी तीसरी दृष्टि जन्म कुंडली में राहु पे पड़ेगी, यानी कि शनि राहु केतु का प्रभाव जन्म कुंडली के
चतुर्थ भाव पे पड़ेगा। इसका सीधा सा अर्थ है कि व्यक्ति कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहेगा, उसके मेंटल स्टेबिलिटी को हम कमज़ोर देख रहे हैं और वस्तुतः वहाँ पे कई सारे सवाल बनेंगे जो उसके करियर में आड़े आने वाले होंगे। जो संदेह आपके दिमाग में है ये आपको मुक्त नहीं होने देंगे, जीवन भर आप इस संदेह के इर्द गिर्द ही अपना काम करेंगे। इसका मतलब है कि व्यक्ति के दिमाग में जो जो ख्याल बन रहे हैं उसको यूं बनने देना चाहिए और अपने काम पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि चंद्रमा आपकी कुंडली में पंचम भाव में अकेले हैं तो वो कहीं ना कहीं से आपको एक परिषद दे देते हैं जिसको संचालित करने का दबाव आप पे रहता है और आपको उस पर काम करने की आवश्यकता है। अपनी छोटी मोटी परेशानियों में व्यक्ति को कभी भी अपने आप को उलझा करके नहीं रखना चाहिए। ब्रॉड माइंडेड होकर के एक बड़े ही अच्छे स्तर तक पहुंचने के लिए आपको अपने घर के, अपने मोहल्ले के, अपने छोटी छोटी राजनीति से दूर निकल करके काम करने की आवश्यकता है। ये आपकी कुंडली में ऐसी चीजें मैं देख रहा हूं जहां व्यक्ति छोटी छोटी बातों में उलझ करके अपने बड़े लक्ष्य को कई बार पाने से चूक सकता है। मैं ये बात कह रहा हूं, ये बात आपको ध्यान से रखना होगा। शनि की 7वीं दृष्टि और गुरु का प्रभाव आपको कुंडली में सरकार से जुड़ करके काम करने का योग बना रहे हैं। निस्संदेह इस पे काम करना भी चाहिए। शनि की 10वीं दृष्टि सूर्य, रमंगल और राहु को कहीं ना कहीं आपको तकनीक, कहीं ना कहीं आपको टेक्नोलॉजी और कहीं ना कहीं आपको इस समय के एरा से जोड़ करके काम करने वाला बना रहे हैं, जहाँ पे आप कई बार पुराणपंथी के चक्कर में पड़ करके अपना जो है वो कमजोर और अपनी ऊर्जा का गलत तरीके से उसका समुचित इस्तेमाल ना करें। ऐसे भी कई बार विचार दिमाग में बनेंगे जहाँ पे आपको उनसे लड़ने की बारी होगी। शनि की दशा में, राहु की दशा में, केतु की दशा में और बुध की दशा में ये चीज़ ज़्यादा हो सकती है। इस कारण से मैं समझता हूँ कि अपने आप को अपग्रेड करते हुए एकदम जो है वो वर्तमान स्थिति में कैसे अपने आप को प्रोत्साहित करना है, अपने आप को कैसे ग्लोरीफाई करना है, इस पे काम करने की आवश्यकता होगी। और विशेषतया ये सूर्य की दशा है जहां आप और भी ज्यादा प्रबुद्ध और मजबूती से अपनी उपस्थिति दर्ज करा सकते हैं। इस कुंडली में कर्क राशि बहुत अच्छी होती है, सिंह राशि बहुत अच्छी होती है, मीन राशि बहुत अच्छी होती है। गुरु, सूर्य और चंद्रमा और मंगल इस कुंडली के लिए बड़े ही महत्वपूर्ण और इनकी गोचर को, इनकी दशा का हमें 100% इस्तेमाल कैसे करना है, इसके लिए हमें भगवान की शरणागति, और आप तो वैसे भी जहाँ पे हैं वहाँ पे तो संपूर्ण जो है वो काशी क्षेत्र है, तो किसी मंदिर का पकड़ना, किसी मंदिर का, जैसे बनगटी हनुमान जी आप उनको पकड़ लीजिए, या दुर्गा कुंड के दुर्गा कुंड की माता जी हैं उनके पास प्रत्येक दिन जाना चाहिए, या संकट मोचन हनुमान जी हैं वहाँ जाया करिए। मैं जब रहता था तो मैं तो यहाँ से लेकर के वहाँ तक हम लोग जो है, मुझे याद है कि मैं नगवा में रहता था तो सोमवार को पैदल जाते थे काशी विश्वनाथ महाराज, प्रत्येक सोमवार को जाते थे, तो वो चीज़ें बड़ी अजीब थी और वो बड़ा वक्त भी अजीब था। तो ये चीज़ें होती हैं, तो जाना चाहिए ऐसे। और हम लोग तो, मुझे लगता है कि मैं जब वहाँ पे रहता था तो यूँ जैसे गांव में लोग फुटबॉल खेलने जाते हैं मैदान में, हम लोग वैसे वहाँ जाते थे खेलने। संकट मोचन मंदिर में खूब तालियां बजाई हैं मैंने बैठ करके घंटों बिताए हैं, तालियां बजाई हैं कीर्तन में, बड़े वक्त थे वो अजीब। तो ये चीज़ें होती। तो मंगल और बुध के स्थिति में आपकी कुंडली बड़ी अच्छी है, तो ये भी कमज़ोर नहीं है, आपके पास वो क्षमता है जिसको आप उजागर कर सकते हैं। और निस्संदेह सरकार, देश और प्रसिद्ध होने का योग आपकी कुंडली में है, ये बहुत अच्छी बात है। इस कुंडली की सबसे अच्छी बात, लग्न के अधिपति का लाभ में जाना, महाभाग्यशाली महाधनी योग, धन के अधिपति का जन्म कुंडली में धन को देखना, ये गुप्त तरीके से और कई प्रकार से धन का संचयन और जो है वो निकालना बनाते हैं। गंभीर वाणी, गंभीर काम, गंभीर क्षेत्र, गंभीर चुनाव, ये बहुत अच्छा होता है। पराक्रम और सुख के अधिपति का द्वितीय में जाना, माता से सुख पर माता से कंफ्यूजन और माता को कुछ न कुछ होते रहे, या घर में कलह का वातावरण, छोटी छोटी समस्याएं आए दिन बनी रहती है, ये एक सामान्य सी बात होगी, इसमें उलझना नहीं है। पंचम भाव के अधिपति का अष्टम में जाना, शिक्षा में व्यवधान, लेकिन किसी न किसी वजह से व्यक्ति पूरा कर लेता है और जो रिकॉग्निशन उसको मिलनी चाहिए वो अंततः उसको मिल जाती है। छठे भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में एकादश में जाना, ये कई बार व्यक्ति के आरंभ को दिक्कत से, देर से, जो फ्लरिश होती है वो देर से शुरू होती है और व्यक्ति कई बार जकड़ा हुआ महसूस करता है, जिससे वो कई बार 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 प्रयास करता है पर निकल नहीं पाता है। लेकिन जब ये जो दशा चल रही है वर्तमान में, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल, ये लगातार तीनों दशाएं ये बहुत अच्छी आने वाली हैं राहु की दशा तक। और वस्तुतः राहु की दशा में आपको थोड़ी बहुत सावधान होने की आवश्यकता है। हालांकि वो बैठे हैं खुद की राशि में, अपनी राशि को वो खराब नहीं कहेंगे, केंद्र में बैठे हैं, हालांकि उनके पास शनि की दृष्टि आ जा रही है, कोई भी शुभ ग्रह नहीं, गुरु देख रहे हैं, आगे चंद्रमा बैठे हैं, कुछ अच्छी तो कुछ खट्टी मीठी चीजें
सामान्यतया बनेंगी तो अच्छी ही बनेंगी, कुछ बुरी भी बनेंगी, पर उस समय की बात उस समय करेंगे। लेकिन सूर्य, चंद्रमा और मंगल, ये 3 दशाएं जो आ रही हैं, अगला 10 साल, अगला 6 साल, अगला जो है वो ये मंगल की दशा तक आपको काम करना चाहिए और निसंदेह अपनी ऊर्जा को बिल्कुल ही संचालित करने की आवश्यकता है। सप्तम भाव के अधिपति का 12वें जाना, ये स्वग्रही हैं, खर्च होता है समाज के लिए, सेवा के लिए, शुश्रूषा के लिए, इन सब चीज़ों पे खर्च करिए, अपनी पहचान बनाइए, अपने लोगों को इकट्ठा करिए और काम करिए, चिल्लाइए और लोगों को अपने साथ जोड़िए, ये काम आपकी कुंडली में बनता है। अष्टम भाव के अधिपति का स्वग्रही होना, ये बहुत अच्छी बात। जहाँ व्यक्ति को कई बार हो सकता है कि कई बार आपको कम पैसों पे नौकरी करनी पड़े, पर वो एक न एक दिन आपको आपकी सफलता से आपका दर्शन करा देती है। नवम भाव के अधिपति का यहाँ बैठना, ये तो इसकी प्रश्न तो मैं जितनी बार करूँ वो कम है, और वो भी चंद्रमा शुभ ग्रह है, गुरु से जो है वो केंद्र में है। गुरु अष्टम में नहीं बैठे होते तो और भी ज़्यादा ही अच्छी बात होती है। हालांकि यहाँ पे शुभ ग्रह में होकर के बैठे तो खराब ये भी नहीं है, थोड़ी बहुत विषमता देखने को जरूर मिलेंगी, जैसे स्वास्थ्य से संबंधित, पेट से संबंधित, एसिडिटी से संबंधित, और कई बार व्यक्ति का गुरुत्व थोड़ा कमजोर होता है, वो थोड़ा कंफ्यूज होता है, या उसकी गंभीरता कई बार थोड़ी बहुत उस सबको भा नहीं पाती। मतलब आपको जहां बोलना चाहिए वहां चुप हो जाएंगे, जहां चुप होना चाहिए वहां बोल जाएंगे। इसमें बैलेंस करने की आवश्यकता, मैं आपको आपकी कमजोरी इनकाउंटर करवा रहा हूं। दशम भाव के अधिपति का लाभ में जाना, पैसे के कारण कभी कोई काम न बने, काम न रुके, और अति विशिष्ट कारक भाव में बैठे हैं, बुद्ध बड़े अच्छे बैठे हैं। आपकी वाणी, आपकी निश्चलता, आपके वाणी में गंभीरता, ये सब आपके अंदर से और भी ज्यादा उभारने की आवश्यकता है और उस पर काम करने की आवश्यकता है। अब इस कुंडली की सबसे प्रधान कमजोरी जिसके कारण व्यक्ति असफल हो सकता है वो बताता हूं। शनि का मंगल को देखना और मंगल का शनि को देखना। आपकी कुंडली में जितनी समस्याएं बनेगी, ये सब अगर गुड़ गोबर कुछ होगा तो इसी के कारण होगा, बोल दिया। इस वजह से इनके कुचक्र से निकलना चाहते हैं तो निसंदेह बजरंग बली की पूजा करिए, और निसंदेह बजरंग बली का हनुमान चालीसा का पाठ प्रत्येक दिन अपने जीवन का अंश और अंग बनाइए। दशमांश कुंडली में राहु स्वग्रही, यहाँ पे राहु जो है वो जन्म कुंडली में बैठे हैं, अच्छे बैठे हैं, यहाँ भी अच्छे बैठे हैं। आपकी कुंडली में राहु की दशा भी क्रमशः कमजोर नहीं जाएगी। सूर्य उत्तरा भाद्रपद में बैठे हैं, उत्तरा फाल्गुनी में बैठे हैं, ये ठीक है, अपने नक्षत्र के हैं। चंद्रमा आपकी कुंडली में रेवती में, बुद्धिमान और इमोशनल बना रहे, आप लोगों को कनेक्ट कर पाएंगे, आपके पास ऐसी क्षमता है इमोशनली। मंगल आपके पास, जो चीज आप नहीं जानते होंगे अपने बारे में मैं वो भी बता रहा हूं। मंगल आपकी कुंडली में उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, ये आपके पास ऊर्जा, साहस और बल, पर वो थोड़े कमजोर हैं, इस वजह से उसको और भी ज्यादा एनर्जाइज करने की आवश्यकता है। बुध आपकी कुंडली में हस्त में बैठे हैं, ये बहुत अच्छा होगा, जो आपको इमोशनली लोगों को कैसे कनेक्ट करना है ये बहुत अच्छा देता है, और कम्युनिकेशन में कैसे काम करना है ये देता है, अपने आप को किस तरीके से रिप्रेजेंट करना है इस पे आपको उसमें बल दे रहा है और उसमें सहायता। बुध की दशा आपकी कुंडली के लिए खराब नहीं है, वो अच्छी है। गुरु आपकी कुंडली में आर्द्रा के बैठे हैं और राहु आपकी कुंडली में धनिष्ठा के। इसका मतलब है कि गुरु और राहु का संपर्क बन रहा है तो कई बार व्यक्ति पोक कर जाता है, किसी दूसरे से चिढ़ जाता है, या कई बार लोग आपका मजाक भी उड़ा दिया करते हैं। इस पे कंट्रोल करने के लिए अपने आप को और भी ज्यादा ज्ञान से जोड़ करके रखना है, रिसर्च करना है, फील्ड वर्क करना है, और लोगों के वोट पे कैसे काम किया जाता है, किस तरीके से रणनीति बनाई जाती है, आपकी बात कितनी प्रखरता से सबके सामने सटीक होती है, इस पे काम करने की आवश्यकता है। अतिरिक्त अगर कुछ करना होगा, आप पढ़ाने का काम बहुत अच्छा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त आपकी कुंडली में अगर मैं जो समझ रहा हूं तो आप क्रिएटिव हैं, आप कुछ भी ऐसा कर सकते हैं जिससे समाज को कुछ नया मिल सकता है। आपकी कुंडली के आधार पर आप मसाले का कारोबार, लकड़ियों का कारोबार, आपकी कुंडली के आधार पर आप दवाओं से संबंधित कोई भी कारोबार, रासायनिक द्रव्य, रासायनिक, और कई बार जो होता है वो टेंडर वगैरह लेकर के कोई काम करना हो, बड़े नेता से जुड़ करके अगर कोई काम अपना निकलवाना हो तो भी ये कर सकते हैं। गुरु की बात करी मैंने, जो आपको कई बार छोटी छोटी बातों में उलझा करके आपकी परेशानी को बढ़ाने का काम भी कर रहा है। शुक्र जो है वो आपके व्यय को बढ़ा रहे हैं, और वस्तुतः उस पे राहु का प्रभाव है, इस वजह से ऊर्जा का क्षरण ना करिएगा, ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करिएगा। शनि आपकी कुंडली में आपको गंभीर और गंभीर काम करने वाला, सरकार से जुड़ करके सरकारी नौकरी में लाभ के संकेत दे रहे हैं। चंद्रमा की दशा में व्यक्ति का भाग्योदय, शनि की दशा में भौतिकीय सुखों का लाभ मिलना, और सूर्य की दशा में व्यक्ति स्थापित होता है। अभी आपकी कुंडली में स्थापित होने का और काम करने का योग है, अभी आराम करने का योग नहीं है। अभी आप जवान हैं और निस्संदेह अपनी ऊर्जा का सतत इस्तेमाल करिए। सूर्य षडबल में बढ़िया बैठे हैं, कोई भी ग्रह षडबल में कमजोर नहीं है चंद्रमा को छोड़ करके। अपने इमोशन को पहचानिए, उसको सही जगह पे दागिए, और फिर वो स्वतः आपके पास आ जाएगा। सबसे अच्छी बात इस कुंडली की सूर्य मंगल बुध का यहाँ बैठना, पर सबसे कमजोरी शनि और मंगल का एक दूसरे को दिखना, ये इस कुंडली की सबसे बड़ी कमजोरी है जो आपको परेशान
अभी तक करती आई है और आगे भी करेगी। इससे निजात पाने के लिए बजरंगबली की उपासना, सूर्य के मंत्रों का जप, बीज मंत्र नहीं कहूँगा, सूर्य के मंत्र का जप, आदित्य हृदय वगैरह कर सकते हैं। अपनी प्रमुखता, अपने आप को और भी ज़्यादा प्रमुख बनाने के लिए लाल चंदन की माला या चेहरे पे लाल तिलक अवश्य लगाया करिए। और अगर हो सके तो ब्राह्मण धर्म का संपूर्णतया पालन करिए। आप चाहे किसी भी वर्ण से आते हो, अपने आप को बहुत ज़्यादा बार ब्राह्मण दिखाने का प्रयास करिए। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने और कार्यक्रम का श्लोक का अर्थ बता देता हूँ। गीता जी के 10वें अध्याय के 38वें श्लोक में भगवान ने बात कही है, दमन करने वालों में दंडनिधि मैं हूँ। दंड कैसे, दंड का विधान है, जैसे भारतीय दंड संहिता है ना, वैसे ही हमारे स्मृतियों में दंड की नीति बनाई गई है। गुप्त रखने वाले भावों में मौन, जहां पे मौन हो जाना है या किस तरीके से किसी बात को छुपाना है, वो भाव मौन मैं। विजय जो चाहते हैं उनमें से मैं उनकी विजय प्राप्त कराने की नीति हूं। किस नीति के तहत व्यक्ति विजय और विजित होता है। और ज्ञानियों का ज्ञान में, किस ज्ञान के तहत कौन सी बात कही जाती है, वो ज्ञान व्यक्ति। वो ज्ञान कौन है? वो स्वयं भगवान ने अपनी बात कही है कि वहां पे ज्ञान मैं। इस तरीके से बहुत ही सूक्ष्मता से व्यक्ति, भगवान ने व्यक्ति के, जीव के और ब्रह्मांड के समस्त रहस्यों से रहस्योद्घाटन किया है। कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।